भारत में होने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर हम बात करें ग्रेड 4, किसी भी वैकेंसी के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं। ग्रेड 4 के एग्ज़ाम से लेकर के अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्जामिनेशंस तक, तो जनरल स्टडीज़ के सेक्शन के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं श्रृंखला के अंदर अगर हम जाएं तो उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आता है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। आज के इस वीडियो में खास हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई के बारे में, और आरबीआई में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, हम बात करेंगे उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और हम बात करेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। देखिए, आरबीआई हो या कोई भी संस्था हो, जब कभी भी उसकी स्टडीज़ करें तो सबसे पहला काम, देखिए प्रेजेंट तो हर एक व्यक्ति पढ़ करके जाता है, लेटेस्ट फैक्ट हर एक व्यक्ति पढ़ करके जाता है, लेकिन हिस्ट्री बैकग्राउंड बहुत कम लोग पढ़ करके जाते हैं, और वहीं कहीं चांसेस होते हैं प्रश्न पूछे जाने के। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम आरबीआई की हिस्ट्री यानी उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें कि आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया कैसे। तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन ने सबसे पहले भारत में कहा कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आप एक सेंट्रल बैंक लेकर के आएँ और उस बैंक को आप आरबीआई के तौर पर इस्टेब्लिश करें, यानी रिजर्व बैंक के तौर पर आप इस्टेब्लिश करें। उनकी ये रिकमेंडेशन आई। इस रिकमेंडेशन को सरकार ने सुना, समझा। तत्कालीन सरकार कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसने समझा, जाना, और उसकी इस सोच के कारण, यानी रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन की सोच के कारण 1931 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी। इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इनकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बनी, और इस कमेटी के बनने के बाद ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट का जन्म हुआ, जिस एक्ट को हम आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट को 5 मार्च 1934 को फॉर्म किया गया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बन करके आया सामने। माइलस्टोन किस तरह से? वो इस तरह से कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का इसी एक्ट के अंदर होता है, और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935 को विथ 5 करोड़ कैपिटल ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स। यानी जब आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को, वो 5 करोड़ की कैपिटल के साथ में बना था, और वो कैपिटल प्राइवेट शेयर होल्डर्स की थी। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर बताऊँगा कि आप मैटर को इंग्लिश में पढ़ें लेकिन उसे समझें हिंदी में। इससे दोनों ही मीडियम की स्टूडेंट्स की समस्या सॉल्व हो जाती है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उन्हें डेटा इंग्लिश में मिल जाता है, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ये चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी टॉपिक में अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कोई हिंदी शब्द नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट में लिख करके पूछ लें, और अगर इंग्लिश मीडियम वालों की समस्या सॉल्व हो जाए, हिंदी मीडियम वालों की बनी रहे, तो कोई इंग्लिश का वर्ड जो ना समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब अभी कर दें, इसी समय कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगला चरण जो निकल करके आता है वो है नेशनलाइजेशन का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण का। राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। ये चीज़ कई स्टूडेंट्स को पता हो सकती है, कई जर्नल्स में, पेपर्स में, अलग अलग किताबों में दिया होता है, लेकिन किस एक्ट के तहत? तो पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। खास बात क्या हुई इस राष्ट्रीयकरण की वजह से? राष्ट्रीयकरण होने की वजह से खास बात ये निकल करके आई कि अब जो आरबीआई था उस पर ऑनरशिप सरकार की हो गई। हिस्ट्री के नज़रिए से अगर आरबीआई के सेक्शन में देखें तो हिस्ट्री के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण चीज़ और देखने को मिलती है कि 1937 तक
1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक कोलकाता आरबीआई का हेडक्वार्टर था। इसके बाद 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कई बार ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम अभी तक हमने तो बैकग्राउंड के बारे में बात कर ली। बैकग्राउंड जब कभी भी आप पढ़ लें, हिस्ट्री अगर आप पढ़ लें, तो बहुत हद तक ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होती है, बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाती है। तो हिस्ट्री वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री की बात कर लिए, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। ऑफिसेज को लेकर के बात करें तो आज की डेट में 4 रीजन्स के अंदर इसे बांटा गया है। जो ऑफिसेज हैं वो है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में। इसके अलावा एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, और जो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की कैपिटल में है, और 4 सब ऑफिसेज हैं। अब हम बात करें इसके अगले सेगमेंट्स के अंदर, जो आरबीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल करके आती है कि आरबीआई खुद तो काम करता है, लेकिन कुछ सब्सिडरीज भी इसने बना करके रखी हैं, कुछ इसकी कंपनीज़ हैं। यानी आरबीआई अगर कह सकें तो आरबीआई ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से कुछ कंपनीज़ को खुद अपनी ओनरशिप पर रखा हुआ है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस में आ सकता है ये प्रश्न, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब होता है जिसकी फुल ओनरशिप आरबीआई के पास में हो। तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन पर फुल्ली ओनरशिप आरबीआई की है? तो सबसे पहले नंबर आता है डीआईसीजीसी का, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरे नंबर पर आता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, BRBNMPL का। तीसरे नंबर पर नाम आता है रिजर्व बैंक IG प्राइवेट लिमिटेड, जिसे रेबिट REBIT भी कहते हैं। चौथे नंबर पर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यानी इफ्टाज IFTAS के नाम से आता है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में अगर हम देखें कि आरबीआई की इनमें से कौन सी संस्था है जो कि फुल्ली ओन सब्सिडरी है और फुल्ली ओन सब्सिडरी नहीं है। तो दोनों तरह से प्रश्न जैसे भी पूछा जाए, आप प्रश्न के आधार पर उत्तर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ वर्षों पूर्व आरबीआई की एक पार्शियली ओन सब्सिडरी भी थी, ठीक है, पार्शियली ओन सब्सिडरी भी थी, जिसपे कुछ स्टेक आरबीआई का था, लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। फुल्ली ओन सब्सिडरी के बारे में आपको बात बता दिया। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो हमने सबसे पहले सेगमेंट पर बात करी कि एक हिस्ट्री के बारे में बात कर ली है। दूसरा अभी हमने बात कर ली है ख़ास तौर से उसके प्रेजेंट यानी उसके साथ संस्थाओं के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री पे बात हुई, इस्टेब्लिशमेंट पर बात हो गई, उसकी संस्थाएं यानी प्रेजेंट में उसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। अब हम इसके तीसरे सेगमेंट के अंदर बात कर रहे हैं बोर्ड मेंबर्स का। आरबीआई का जो मेंबर्स का बोर्ड बनता है वो आखिर फॉर्म कैसे होता है, किस टाइप से फॉर्म होता है। तो यहाँ मैंने एक बहुत ही सिंपल, देखिए हर चीज़ को अगर लॉजिक से देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको आरबीआई पढ़ा रहा हूँ, आरबीआई पढ़ने से पहले भी इस बात को जानना ज़रूरी है कि आरबीआई जैसे संस्थान किस सब्जेक्ट के अंदर से निकल करके आए। तो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर से निकल करके आए हैं। आप में से ऐसे लोग जो बिल्कुल कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स पर ही वीडियो बनाया हुआ है कि इकोनॉमिक्स जैसा शब्द, इकोनॉमिक्स की एटोमोलॉजी कहाँ से आती है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है, यानी मैक्रो या माइक्रो, उसका एक डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया हुआ है। तीसरे नंबर पर आज की डेट में इकोनॉमी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो 3 वीडियोज़ हैं, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स पर। आरबीआई का बोर्ड मेंबर्स बेसिक्स और बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आरबीआई में देखिए, 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 14 डायरेक्टर लेवल मेंबर्स और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। बोर्ड मेंबर्स में आरबीआई में 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 14 डायरेक्टर लेवल मेंबर्स और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। अब प्रश्न कभी कभी तो सीधे इसी तरह से बन जाता है कि कितने बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं। ये मैक्सिमम है, एक बात याद रखिएगा, ये मैक्सिमम बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इतने ही रहें। यानी गवर्नर का पद खाली होता है तो दूसरा गवर्नर रख लिया जाता है,
4 डेप्यूटी गवर्नर में से 3 एक्टिव भी रह सकते हैं, 2 भी एक्टिव रह सकते हैं और चारों भी भरे हो सकते हैं। इसी तरह से 14 और 2 के लिए भी सेम फॉर्मूला काम करता है, बट इस तरह से बोर्ड मेंबर्स रखे जाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबीआई से आता है वो बनता है उनके टर्म को लेकर के, और टर्म को लेकर के बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है अलग अलग बुक्स के अंदर। बट आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है, फॉर्म्स में बना करके, एरोस के फॉर्म में बना करके आपको कैटेगराइज किया है कि जैसे कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स का जो टर्म होता है वो सरकार बेसिकली 3 इयर्स के लिए इन्हें अपॉइंट करती है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी भारत सरकार का मतलब है यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, फिनांस मिनिस्ट्री की बात हो रही है। जब कभी भी फिनांस मिनिस्ट्री जब आरबीआई के लिए गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट करती है तो वो 3 इयर्स का अपॉइंटमेंट रखती है। जब इनका टेन्योर खत्म होता है, टर्म खत्म होता है, तो 2 इयर्स के लिए भी उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये बात। अब बात कहाँ पर बदलती है वो जान लीजिएगा कि जो 14 डायरेक्टर लेवल मेंबर्स होंगे या 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, इनके लिए ये टर्म 4 इयर्स का होता है। ठीक है, तो टर्म को जरूर, कार्यकाल को जरूर से ध्यान में रखेंगे, इससे प्रश्न निश्चित तौर से पूछा जाता है और कोई भूल नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक हम बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के अंदर अब हम बात कर रहे हैं गवर्नर के बारे में। ठीक है, गवर्नर से भी कभी कभी आरबीआई की हिस्ट्री आपने समझ ली, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट समझ लिया आपने, अब उसके बोर्ड मेंबर्स के बारे में भी समझ रहे थे, बोर्ड मेंबर्स भी समझ लिए, लेकिन कुछ प्रश्न फिर भी हिस्ट्री के फैक्ट के बेस पे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न आपसे गवर्नर के तौर पर ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख हैं। तीसरी तरह से भी प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तब भी सीडी देशमुख ही स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए इन फैक्ट से भी प्रश्न नहीं बना और बहुत साधारण सा प्रश्न बन गया कि प्रेजेंट में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर, नंबर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो अभी तक मैंने इतने सारे वैरायटी ऑफ फैक्ट्स और वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दी, लेकिन इसके साथ इतने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और चीज़ें पूछ ली जाती है। कुछ और क्या, मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे अभी तो चर्चा डिप्टी गवर्नर्स की होगी, डिप्टी गवर्नर्स में मैं आपको नाम बता देता हूँ। डिप्टी गवर्नर्स एट प्रेजेंट, आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब टी रविशंकर हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ऊपर मैंने क्लियर करा। पहला नाम मैं आपको बता रहा हूँ टी रविशंकर, दूसरा नाम है एम राजेश्वर राव, तीसरा नाम है एमडी पात्रा, चौथा नाम है एमके जैन। बट इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी ये बात याद रखिएगा, कभी कभी इन डीप स्टडी के लिए अगर आप चाहें तो मैं एक रेफरेंस और आपको देना चाहूँगा कि कभी कभी भारत में गवर्नर कैसे बन सकते हैं। एक बच्चा भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में गवर्नर कैसे बन सकते हैं, तो वहाँ आपको जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, इनका भी इंटरव्यू होता है और इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। गवर्नर बनने के लिए इंटरव्यू होता है, लेकिन उसके लिए एक सम सर्टेन क्वालिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक या IMF के मेंबर रहे हो या वर्ल्ड बैंक या IMF में आपने काम किया हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी बढ़ता है। दूसरी बात है, आप फिनांस मिनिस्ट्री में किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। आपने भारत सरकार के साथ में काम किया हो तो भी आपको RBI गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बेसिक बात भी आपको बता देता हूँ, अगर आपने CA के तौर पर भी आप काम कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, बशर्ते कि उतना नॉलेज आपके पास में हो और इंटरव्यूज़ के बाद आपको मौका मिल सकता है। ये तो ही गवर्नर की बात, बट कभी कभी डेप्यूटी गवर्नर से भी प्रश्न बन जाता है कि भाई डेप्यूटी गवर्नर जो 4 लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2 डेप्यूटी गवर्नर्स RBI ऑफिस से ही ले लिए जाते हैं, यानी RBI ऑफिशियल्स ही होते हैं, RBI के ऑफिस से ही इन हाउस ले लिए जाते हैं, जिसमें से एट प्रेजेंट टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव RBI ऑफिशियल्स ही हैं।
इसके अलावा आरबीआई में एक इकोनॉमिस्ट भी रखा जाता है डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पर। एट प्रेजेंट एमडी पात्रा हैं। चौथे नंबर पर किसी भी अन्यत्र बैंक के एमडी या सीईओ लेवल के पद पर रहे हुए व्यक्ति को भी डिप्टी गवर्नर बनाया जा सकता है। एम के जैन फिलहाल जो कि पहले एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक के इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में एमडी एंड सीईओ की पोस्ट पर रह चुके हैं और एट प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर के तौर पर सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बात करी आरबीआई में इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री के बारे में, हमने बात करी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हमने बात करी इंपॉर्टेंट बोर्ड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में यानी आज के इस वीडियो में हमने मेनली कवर इन 3 ही चीज़ों को किया है। अगले वीडियो में हम ब्रॉड बेसिस पर आरबीआई के फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट।